हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को नमस्कार। तो एंड्रॉयड क्लासेस पे आपका स्वागत है। और कैसे हो आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम राहुल है और मैं आपको आज जो एसएससी जीडी का मिशन सफलता बैच है, इसके 20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जीके के। तो सभी अपना ध्यान से देखेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे जो फ्लाइंग सिख हैं वो हमारे भारत के मिल्खा सिंह हैं। और जो मिल्खा सिंह हैं इनको फ्लाइंग सिख किसने बोला था? तो 1962 में पाकिस्तान के अंदर एथलीट गेम हुए थे, एथलेटिक्स के। तो वहाँ पर इन्होंने, जो वहाँ के एक रनर थे, दौड़ लगाने वाले, जिनका नाम था खालिद, अब्दुल खालिद नाम था। इन अब्दुल खालिद को इन्होंने हरा दिया था। तो फिर मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी वहाँ के जो जर्नल थे, आयूब खान। तो इनके द्वारा उपाधि दी गई थी फ्लाइंग सिख की। तो फ्लाइंग सिख किसने बोला? तो ये आयूब खान ने बोला था। और भी यदि हम इनके बारे में जानें तो इन्होंने पहली बार 1958 के जो एशियाई गेम थे वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, 200 मीटर में और 400 मीटर में। 200 मीटर और 400 मीटर में। स्वर्ण पदक। एशियाई खेलों में। उसके अलावा इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो इनकी जो बुक है, किताब है, द रेस ऑफ माई लाइफ। और इनकी एक और किताब है, भाग मिल्खा भाग। इनकी दूसरी किताब है, दूसरी किताब भाग मिल्खा भाग। और इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। जो इनकी फिल्म थी वो 2013 में भी आई थी। किताब भी है ये और फिल्म भी बनी थी इनके ऊपर। दूसरा है कि भाई इनका जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था, और पाकिस्तान में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई है, अभी इनकी मृत्यु हुई थी 18 जून 2021 में। तो चंडीगढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, जन्म इनका पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ, गोविंदपुरा नामक जगह थी जो पंजाब में थी।
अब जो ये और ऑप्शन है हमारे, जैसे मोहिंदर सिंह है, ये भी एक क्रिकेटर थे। तो ये भी क्या थे? क्रिकेटर थे। तो ये भी एक क्रिकेटर थे। और ये 1983 का वर्ल्ड कप था, उस टीम में शामिल थे। 1983 की जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर ये शामिल थे। उसके बाद है अजीत पाल सिंह, और उसके बाद है जोगिंदर सिंह। जो जोगिंदर सिंह है ये भी एक क्रिकेटर थे। ठीक है भाई। तो जो पहला क्वेश्चन है उससे यही क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित्र किसने लिखी थी? तो इसका जो आंसर है वो है बाणभट्ट। ये हर्षवर्धन के दरबार में एक दरबारी, जो है दरबारी कवि थे उनके, तो हर्षचरित्र लिखी। उसके अलावा इनकी ये जो और किताब हैं उनमें है कादम्बरी। कादम्बरी, और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दूसरे हैं इनके, दूसरा जो है इसमें कालिदास। अब जो कालिदास है इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, के जो नौ दरबार थे उनके नौ रत्न थे, उनके अंदर ये शामिल थे। नौ रत्नों में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौ रत्नों में ये शामिल थे। तो कालिदास ने भी कई सारी किताबें लिखी, जैसे कि मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मलिका अग्निमित्रम, मलिका अग्निमित्रम। उसके अलावा कुमार संभव, कुमार संभव। तो ये इनकी किताबें हैं भाई। अगले हैं राजशेखर। जो राजशेखर थे ये एक गुर्जर वंश के शासक हुए हैं, महिपाल। तो ये महिपाल के दरबार में जो राजा महिपाल हैं, राजा महिपाल के ये गुरु भी थे और उनके दरबारी भी थे, मंत्री भी थे। गुरु भी थे और भाई मंत्री भी थे। ये संस्कृत में इन्होंने एक किताब लिखी है, काव्य मीमांसा। तो संस्कृत की इनकी किताब है काव्य मीमांसा, वो लिखी इनके द्वारा। उसके बाद है आर्यभट्ट। यदि आर्यभट्ट की हम बात करें तो ये भी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है तो उनके समकालीन है ये।
चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के शासक हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। के समकालीन थे और ये एक गणितज्ञ थे। गणितज्ञ थे। एक मिनट, थोड़ा साफ साफ सा कर दूं। के समकालीन थे और गणितज्ञ थे। भूगोल के विद्वान थे ये। एक मिनट, तो भूगोल के ये विद्वान थे। ज्योतिष शास्त्र भी थे। तो सबसे पहले जो शून्य था, जीरो का जो प्रयोग किया था, वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो शून्य का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। लेकिन जो शून्य का आविष्कार किया था वो ब्रह्मगुप्त ने किया था। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा इन्होंने जो आर्यभट्ट है, इन्होंने एक किताब भी लिखी है आर्यभट्टिका। इनकी किताब का नाम था आर्यभट्टिका। आर्यभट्टिका, तो ये इनकी किताब है। तो इसमें इतना ही है। अगला देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 का जो 3 है, उसके तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक जो गणपूर्ति है, सदन के कितने सदस्यों की संख्या का भाग है? तो इसका जो आंसर है वो है 1/10। यानी ये कहना चाह रहा है कि जब भी संसद की बैठक होगी तो उसके अंदर कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। यानी कि जो हमारी संसद है, जैसे संसद के अंदर 2 अंग हैं, एक हमारी लोकसभा और एक है राज्यसभा। एक है राज्यसभा। तो भाई इनके अंदर बैठक होनी है। जैसे यहाँ पर 543 सदस्य हैं वर्तमान में, और यहाँ पर हैं 245। एक मिनट, 245 सदस्य हैं यहाँ पर। तो ये बोलना चाह रहा है कि जब तक इनके 1/10 सदस्य नहीं आ जाते तब तक बैठक नहीं होगी। और इसमें भी दोनों में कम से कम वहाँ पर कितने उपस्थित होने चाहिए? 1/10। तो जब ये आएंगे तब उसके बाद बैठक जो है शुरू होगी, ये कहना चाह रहा है। गणपूर्ति मतलब एक तरीके की खाना पूर्ति, यानी कि भाई इतने तो सदस्य आने ही आने चाहिए। तो समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्योहार है, तो ये कौन से धर्म का है? तो इसका जो आंसर है वो है जैन धर्म। जैन धर्म की जो स्थापना करी, यानी कि जो संस्थापक उनका माना जाता है, वो माना जाता है ऋषभदेव। ऋषभदेव इनके ये हैं संस्थापक। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है स्वामी महावीर जैन। स्वामी
महावीर जैन। तो इसमें जो पूछा गया क्वेश्चन कि महामस्तकाभिषेक, तो ये हर 12 साल के बाद आता है। तो ऋषभ देव के एक पुत्र थे जिनका नाम है गोमतेश्वर बाहुबली। इनके पुत्र थे गोमतेश्वर बाहुबली। बाहुबली। तो हर 12 साल में कर्नाटक के अंदर एक जगह है श्रवण बेलगोला। बेलगोला। तो यहां पर इस मेले का आयोजन होता है। तो यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और जो गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है उसको दूध से, घी से, शहद से नहलाया जाता है। तो हर 12 साल में आता है। एक तरीके से ये जैन धर्म का एक कुंभ का मेला लगा लो। उसके बाद है भाई हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। तो इनके भी बहुत सारे त्यौहार हैं। जैसे बौद्ध धर्म है, इसमें गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, तो मई के महीने में आती है। दूसरा है हमारा सिख धर्म। तो सिख धर्म में भी बहुत सारे त्यौहार हैं, लेकिन इनमें भी जैसे प्रकाश पर्व मनाया जाता है और गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। तो बहुत सारे हैं। और हिंदू में तो बहुत सारे त्यौहार हैं। तो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो रुक्मणी जो देवी हैं वो भरतनाट्यम करती थी। और जो रुक्मणी देवी हैं ये तमिलनाडु से हैं। और इनको 1952 में राज्यसभा में सदस्य भी बनाया गया है। तो राज्यसभा में इनको सदस्य बनाया गया था। उसके बाद 1956 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। और 1986 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कथकली, ये जो कथकली है ये भी एक डांस है। तो ये केरल राज्य का है। तो कैसे केरल, कैसे कथकली? कथक ये उत्तर भारत का है और स्पेशली ये उत्तर प्रदेश का है। तो स्पेशली जो ये उत्तर प्रदेश का है। लावणी, ये जो लावणी नृत्य है ये महाराष्ट्र का है। और ये लावण्य शब्द से लिया गया है। लावण्य शब्द से लिया गया है। और लावण्य शब्द का अर्थ है लावण्य शब्द का अर्थ है सुंदरता। सुंदरता। तो ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं अभी। तो भैया अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा?
तो भाई इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 1। तो आर्टिकल जो 1 है हमारा, उसके अंदर बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। उसके अलावा इसमें जो ये 3 ऑप्शन और हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लो। आर्टिकल 2, इसमें बताया गया है कि जो भारत की संसद है वो नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, यानी कि जो भारत का संघ है उसमें नए राज्यों को शामिल किया जा सकता है। तो इसका जो एग्जाम्पल था सिक्किम, जो 1975 में भारत का एक भारत के राज्य के रूप में शामिल किया गया था, नए राज्य के रूप में। तो अगला है ऑप्शन इसके अंदर अनुच्छेद 11। तो इसमें बताया गया है कि जो नागरिकों के संबंध में जो भी अधिकार हैं उसको कम करने का या बढ़ाने का जो अधिकार होगा वो संसद के पास होगा। और चौथा जो ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 10। इसमें यानी कि भाग 2 की बात करें हम जब, तो भाग 2 में नागरिकता है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो इसमें जो अनुच्छेद 10 है इसमें बताया गया है कि जिस टाइम पे भारत ने, यानी कि भारत की जो संसद है उसने जब नियम बनाए थे कि भाई कौन कौन भारत के नागरिक बनेंगे, और उसके अधीन जिन्होंने नागरिकता ग्रहण करी तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी या कम हो जाएगी, तो वो कम या ख़त्म करने का या जोड़ने का जो अधिकार है या देने का जो अधिकार है नागरिकता, वो भी हमारी किसके पास होगा, संसद के पास होगा। तो अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका जो आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। अब जो दादा भाई नौरोजी हैं इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड, अरे वो बंद करिए। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है। और ये पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे, मतलब कि उन्होंने वहाँ के संसद सदस्य भी बने थे। तो इन्होंने वहीं पर लंदन में रहकर 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी, और वहीं से जो भारत के लोग हैं या भारत की जो जनता थी उसके लिए आवाज़ उठाने का वहीं से काम किया था। दूसरा है, जैसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय है इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ब्रह्म समाज। दूसरा, इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था। तो सती प्रथा के ऊपर 1829 में सती प्रथा कानून बनवाया गया था। और उस टाइम पे जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उनके द्वारा सती प्रथा कानून बनाया गया और सती प्रथा को खत्म किया गया था। सती प्रथा कानून तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस टाइम पे भारत के। तो इनके द्वारा कानून बनाया गया था। अगला है सत्येंद्र नाथ टैगोर। जो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं ये भारत के पहले आईसीएस बने थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ये बने भारत के पहले आईसीएस थे, ये आईसीएस, और ये बने थे 1863 में। दूसरा है सैयद अहमद खान। तो जो सैयद अहमद खान है
ये एक मुस्लिम लीडर थे और इन्होंने मुस्लिम जो इनको मुस्लिम समाज सुधारक भी बोला गया है। तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, अलीगढ़ मुस्लिम सुधार आंदोलन, अलीगढ़ मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो अलीगढ़ में इन्होंने एक स्कूल खुलवाया था, मोमडन ओरिएंटल स्कूल, जो 1875 में खोला गया था। और बाद में ये जो स्कूल है वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया 1920 में। तो कुछ पॉइंट जो है भाई अपने आप लिखते भी रहा करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक आया भाई समझ में? तो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी पेविलियन का उद्घाटन किया? तो ये करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का। तो ये है नारायण राणे है इनका इसका आंसर। जैसे और देखा हम ऑप्शन, तो निर्मला सीतारमण, ये आपने पता ही होगा, वित्त मंत्री हैं। दूसरा सुब्रमण्यम, ये जयशंकर प्रसाद हैं, ये विदेश मंत्री हैं। और किरण रिजिजू हैं, ये युवा एवं खेल मामले थे उस टाइम पे। तो अगला प्रश्न देखेंगे भाई। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने करा? ठीक है भाई। तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने करा भाई। ठीक है। तो इसका जो इसकी जो शुरुआत करी थी वो करी थी 1966-67 में। और इसमें मुख्य जो फसलें थी वो गेहूं थी और चावल थी। ठीक है। और इसके अंदर जो भी बढ़िया क्वालिटी के बीज थे उनको जो है बनाया गया, लाया गया था, उनके ऊपर रिसर्च की गई थी। और जो फर्टिलाइजर हैं बढ़िया क्वालिटी के वो भी लेकर आए थे। ठीक है, इतना है समझ में? अच्छा, लेकिन उसके बाद यदि हम नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, ये एक अमेरिकन थे और इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। शांति के क्षेत्र में, शांति का नोबेल मिला था इनको, क्योंकि जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। उसके अलावा गांधी जी हैं और जवाहरलाल नेहरू, जो दो ऑप्शन और हैं। तो इनमें तो कोई कुछ खास वो है नहीं। अगला देखते हैं हम प्रश्न। अगला प्रश्न है, असम का क्षत्रिय नृत्य डैश से प्रेरित है? तो जो क्षत्रिय नृत्य है ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। भारत के अंदर अभी वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इनमें जो क्षत्रिय नृत्य है वो 8वें नंबर का है। और इसे भारत सरकार ने, यानी कि भारत ने 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो असम के अंदर हुई थी 15वीं शताब्दी में। आचार्य शंकरदेव थे, तो उनके द्वारा ये शास्त्रीय नृत्य शुरू किया गया था, क्षत्रिय नृत्य शुरू किया गया था। तो 15वीं शताब्दी में शंकरदेव द्वारा उसके बाद है ये शक्ति आंदोलन। इसका तो कुछ खास वो नहीं, तंत्रवाद, ये तंत्र मंत्र से संबंधित है। फिर ये सूफी आंदोलन,
अब जो सूफी आंदोलन है इसकी जो शुरुआत हुई वो अरब में हुई थी, और भारत में जो शुरुआत करी वो जो ख्वाजा चिश्ती की जो दरगाह है आपने अजमेर में देख सुनी होगी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उनके द्वारा भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें यही जानकारी है। चलो भाई, आज की वीडियो में इतना ही है। अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करियो और अपने दोस्तों में शेयर करियो, और बूंदी लाइक लगी हो तो डिसलाइक कर दियो, और अपने कमेंट में ज़रूर बताइयो कि इसमें क्या मतलब हम और बढ़िया लेके आ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों।